हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपना डे 6 का टारगेट डीपीपी नंबर 6। अपना जो एक सीरीज चल रहा है जेईई एडवांस रैंकर प्रैक्टिस सीरीज, इस सीरीज में आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है। इन सभी डीपीपी को स्टूडेंट बहुत ही सीरियसली और इफेक्टिव तरीके से प्रिपेयर करो ना, जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ तो इस डीपीपी का फॉर्मेट समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम रखा है, 4 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स आ गया। उसके बाद 4 हमारे पास में इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। सभी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से ली हुई प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट में इसका आंसर किधर रखा है। नाउ सॉल्व करते हैं सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट देखो, इस वाली प्रॉब्लम को जैसे आपने देखा तो वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल मुझे फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसका आपको वैल्यू निकालना है तो लॉजिक क्या होना चाहिए आपके माइंड में कि अच्छा माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जैसे ही आपके पास ये है तो कुछ बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट नंबर 1, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि माइनस ए टू ए अगर एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, मैंने अभी जगह छोड़ी यहाँ पर, उसका रीजन समझाएंगे। तो इसका आप क्या कर सकते हो, इसका जो वैल्यू आएगा तो एक्चुअली क्या है कि जब भी कभी माइनस ए से प्लस ए हो तो ए तक अगर लिमिट रहती है तो आप हमेशा ऑड इवन के बारे में सोचो। पहला टास्क, या तो ये ऑड होगा या फिर इवन होगा। ऑड होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इवन होगा तो इसका वैल्यू 0 टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऑड इवन नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में ये काम करता है। ठीक है, और वैसे आप जनरली प्रिपरेशंस करते हैं या फिर प्रॉब्लम्स देखते हो तो ज्यादातर प्रॉब्लम इस वाले पार्ट पे डिपेंड रहती है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये वाला फॉर्मूला यहीं से तो आता है। ठीक, यहां से पहला आप क्या डायरेक्ट यहां से यहां सीखते हो, पर आपके बीच का मीडिएटर ये है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भाई अगर माइनस ए टू प्लस से जा रहा है तो हमेशा ऑड इवन सोचो। ऑड इवन काम नहीं करता, बीच वाला फॉर्मूला, सिर्फ बीच वाला बोलते हो ना, बीच वाला फॉर्मूला सोचो। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। अब आपने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम की तरफ देखा। प्रॉब्लम की तरफ देखा तो भैया यहाँ पर अगर x को माइनस एक्स रिप्लेस करें तो ई पावर माइनस एक्स बन रहा है, या माइनस साइन बाहर निकलेगा, या पाई माइनस समथिंग आएगा ना। एफ ऑफ माइनस एक्स जब मैं निकालूंगा तो ऑड इवन जब चेक करेंगे तो ना, मतलब ये ऑड इवन तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। बट अभी क्या आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक, अब आपको क्या तरीका लगाना चाहिए, एक और पॉइंट समझो, पॉइंट नंबर 2, कि अगर मान लो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक इंटरवल का बड़ा चक्कर रहता है, तो इंटरवल के चक्कर को बड़ा ध्यान रखना होता है। तो आप क्या करा करो, सब्स्टिट्यूशन ही लगाओ। दूसरा वाला तरीका सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करो ना। तो इस वाली प्रॉब्लम में मैं सब्स्टिट्यूशन से जा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, लेट, अब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। पहला काम तो हमने क्या किया, लेट x बराबर टेन थीटा माना। तो x बराबर टेन थीटा माना तो dx बराबर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। लिमिट की बात करें तो -1/√3 पुट कराएंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास कितना आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। अपर लिमिट पुट कराएंगे 1/√3 तो कितना आ जाएगा, प्लस का π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट हमारे पास ये आ गया। इंटीग्रेशन को देखते हैं। अब लिमिट आया -π/6 से लेकर के प्लस का π/6। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ, यहां लिखोगे आप 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, भैया ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। अगला बार tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, आई राइट tan ऑफ 2 थीटा। कितना लिखेंगे, अपॉन में कितना आ गया, 1 प्लस ई पावर ऑफ tan थीटा यहां लिखा, और यहां मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहां तक की बात तो हमारे पास ये कन्वर्ट हुआ। अब देखो थीटा कैसे वेरी कर रहा है, -π/6 से लेकर के +π/6 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां से आप एक बात बोल सकते हो, 2 थीटा कैसे वेरी करेगा, π/3, मतलब -π/3 से लेकर के +π/3 तक वेरी करेगा। ठीक है, अब समझते हैं पॉइंट को। भाई 2 थीटा, तो अगर इसका वैल्यू 2 थीटा आना है तो भाई 2 थीटा कहाँ वेरी करना चाहिए, इसकी रेंज में, और इसका रेंज कितना आता है, tan इनवर्स का -π/2 से +π/2 आ रहा है, मतलब रेंज में आ रहा है। तो भाई इसको तो मैं 2 थीटा लिख सकता हूँ, आई होप आपको अच्छे से पता होगा ना। अब इसकी बात करें, कॉस इनवर्स समथिंग लिखा हुआ, तो पहला काम तो इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा लिख लेते हैं। अब देखो 2 थीटा इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसकी रेंज कितनी आ रही है, -π/2 से +π/2 आता है। वही ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। ये माइनस का बना और ये प्लस का बना,
ये तो कैंसिल हो गया। मतलब अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, आई बराबर हमारे पास क्या आ गया, लिमिट की बात करें तो -π/6 से लेकर के +π/6, ये लिमिट है ना। ऊपर तो बचा π/2, यहां आया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1+e⁻tan थीटा, ये आ गया फाइनली। ठीक है, अब देखो इसको फिर से -π से +π/6 जा रहा है, तो आगे सिंप्लीफाई करना है। तो आप ऑड-इवन चेक करोगे तो ऑड-इवन में क्या है, यहाँ से तो माइनस साइन f(-x) निकालोगे तो क्या है, वो माइनस साइन तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बट यहाँ से एक माइनस आ जाएगा, मतलब ये लोचा करेगा। ऑड-इवन तो नहीं बात बन रही, नहीं बात बन रही तो बीच वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। तो ये वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 to π/6। बड़े ध्यान से समझना, π/2 को तो चलो बाहर निकाल देते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारे पास में f थीटा, तो इसको तो मैंने एज इट इज लिखा sec स्क्वायर थीटा अपॉन में 1+tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ लिखूंगा f(-θ), तो sec स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो प्लस ही बन जाएगा, सॉरी यहाँ e⁻tan थीटा है, जल्दी e⁻tan थीटा, और यहाँ बनेगा e⁻f(-θ) लिखेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस थीटा यहाँ आ गया। ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डी थीटा लिखा हुआ, डी थीटा को मैंने यहां लिख दिया। ठीक है ना, अब आप पॉइंट को समझिए। अब देखो यहां से जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 1/e⁻tan थीटा, तो यहां आ जाएगा इतना, और e⁻tan थीटा यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि समझा देते हैं आपको ना, कि जब sec स्क्वायर थीटा तो बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो इनको जब जोड़ोगे तो 1+e⁻tan थीटा यहाँ से आएगा, ये आएगा कट जाएगा, मतलब फाइनली ऊपर तो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ sec स्क्वायर थीटा बच गया बच्चों। 0 to π/6 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। π/2 आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, और 0 to π/6 हमने यहाँ लिखा। अपर लिमिट जब पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, tan 30 कितना आता है, 1/√3, तो ये तो बना π/2 और 1/√3, और लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब फाइनली आंसर कितना है, π/2√3 आया। समझ गए बच्चों, तो π/2√3 दे रखा है कहीं आंसर, हाँ दे तो रखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग दैट। और क्या दे रखा है आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहां से आ जाएगा ना, π/2 यहाँ लिखा हुआ है, π/2 समझेंगे ना। ठीक है स्टूडेंट, नहीं आंसर गड़बड़ है ना, ऑप्शन डी सही नहीं है, ऑप्शन ए सही है ना, चेक कर लीजिए, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको मैं अभी अपडेट भी कर दूंगा, π/2√3 ही आएगा ना आंसर। π/2 यहाँ लिखा है हमने, यहीं चेक कर लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं थी ना। π/2 यहाँ लिखा हुआ है, अपर लिमिट यहाँ से आ गया π/2, हाँ सही है, यही आएगा ना, ध्यान दिया मुझे आंसर थोड़ा सा। ओके नाउ चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या दे रखा है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है, n² समथिंग समथिंग ऐसे कुछ दे रखा है ना, इज इक्वल टू, इसका मुझे लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। अब देखो जब भी लिमिट के बारे में बात आती है तो माइंड में क्या क्या सोचना चाहिए, क्या ये लिमिट का प्रॉब्लम है, पहला, ठीक, क्या ये लिमिट का प्रॉब्लम है। अच्छा लिमिट आपने एक और जगह देखते हो, आप कहां देखते हैं आप लिमिट का, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आप देखते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हमारे पास सीरीज होती है कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी f(r/n 1/n) और समेशन r=1/n। एक हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह की सीरीज का सम हम कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। मतलब लिमिट कैसे दो जगह से आता है ना, तो आने को तो मतलब और भी जगह आ रहा होता है, बट मेनली दो जगह के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो अब आपको इस सवाल को देख करके समझना है क्या लिमिट से संबंधित है या डेफिनेट इंटीग्रल में इस पर्टिकुलर सीरीज से संबंधित है। तो देखो आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो भी रहा है, r/n, n² यहाँ से कॉमन लिया तो 1/n², 2/n², n² यहाँ से कॉमन लेंगे तो मतलब इस तरह के फॉर्मेट में तो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ इस वाले पार्ट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो जनरली आपको पता होगा इस तरह की लिमिट जब कैलकुलेट करते हैं तो पहले a मान लेते हैं इसका लिमिट, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n² लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, n² कॉमन लिया, n² यहाँ से आया, n² यहाँ से आया, n² यहाँ से आया, n² का हमने क्या किया कॉमन जब लेंगे तो n² n टाइम्स किया आपने n ब्रैकेट से, तो पावर में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा।
और यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। डॉट डॉट अगर चलते जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर और पावर में यहाँ 1 अपॉन n चल रहा है। ठीक है, अब एक और बात समझो, पावर में 1 अपॉन n है ना, तो मैं तो यहाँ पावर 1 अपॉन n लगा देता हूँ। अब आप लोग समझ भी गए होंगे कि पावर में 1 अपॉन n चल रहा है, तो यहाँ पावर में 1 अपॉन n लगाते हैं। अब 1 अपॉन n से क्या होगा बच्चों, ये कट जाएगा, कटने के बाद में जो n स्क्वायर बचा, n स्क्वायर से n स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अरे वाह, बहुत सही हो गया है। तो अब क्या करना चाहिए, अब इस तरह की सीरीज को सब सॉल्व करते हैं, तो सब प्रोडक्ट में लिखा हुआ, आपको तो सम में चाहिए सारी बातें। तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो सम में चाहिए तो लॉग ले लेते हैं, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n करेंगे, तो लॉग 1 तो 0 हो गया, माइनस ऑफ साइन। अब क्या कराएंगे, लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग n जब करेंगे तो पावर में तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन n, और इस वाले टर्म को मैं समेशन के फॉर्मेट में लिख देता हूं, लॉग ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस साइन लॉग ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ऐसे लिखते गए अपने डॉट डॉट, लॉग ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, और समेशन यहां पर आया। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आई। अब आगे का पॉइंट और समझ लेते हैं। अब देखो इस सीरीज का सम निकालना है। अब ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड पॉइंट बन गया, स्टैंडर्ड पॉइंट मतलब फॉर्मेट बन गया। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी हमने यहां लिखा, माइनस 1 अपॉन n हमने यहां लिखा, समेशन लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। और r कैसे वेरी करेगा, 1 से लेकर के n तक वेरी करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है अच्छे ढंग से ना। अब इस तरह की सीरीज का हम जब सम निकालते हैं तो क्या करते हैं, लिमिट और समेशन को मिला करके, तो समेशन के सिंबल को तो इंटीग्रेशन से कन्वर्ट कर दिया। लॉग ऑफ r अपॉन n को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, x से रिप्लेस करते हैं। 1 अपॉन n को हम dx से रिप्लेस कराएंगे, बाहर माइनस साइन है, ठीक है। अब जो लिमिट लगाएंगे, लिमिट हम यूज करते हैं इसकी हेल्प से, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाई n की हेल्प से लिमिट लगाते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट लगाना है तो r का लोअर वैल्यू पुट किया 1, तो 1 अपॉन n, तो ये 0 को अप्रोच करेगा तो लोअर लिमिट 0 आया। अपर लिमिट लगाना है तो r का वैल्यू 1 पुट किया, अपर लिमिट यहां से पुट कराएंगे तो r का वैल्यू 1, n अपॉन r का वैल्यू n पुट किया, n अपॉन n कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहां तक अपने पहुंच गए। अब क्या बन गया है, सिंपल सा इंटीग्रेशन, और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो सॉल्व कर देते हैं कंप्लीट आंसर्स तक। कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम कंप्लीट आंसर तक सॉल्व किया जाए। नाउ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन x आ गया। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात करें तो 0 to 1, फिर माइनस साइन। अच्छा, इस माइनस को भी चलो ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पर, 0 to 1। अब क्या कराएंगे, इसका डिफरेंशिएशन कराया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लिखा 2x, यहाँ से आ गया, जो इसको बाहर निकाला फर्स्ट फंक्शन को, तो इसको तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इनटू जो इंटीग्रेशन यहाँ आया dx, ये आ गया। अब क्या रहेगा हमारे पास में, माइनस ऑफ साइन। अपर लिमिट पुट किया हमने 1 जब पुट कराएंगे तो यहाँ तो बनेगा भैया लॉग 2, लोअर लिमिट पुट कराएंगे 0 इंटू समथिंग, तो ये फाइनली 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो ये आया। क्लियर, चलो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं छोटा सा। नाउ 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ बना एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा, 2 को तो बाहर निकाल दे, एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर में 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ तो 0 to 1 तो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग कराएंगे तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझे ना। नाउ अब सॉल्व करके फटाफट सी ना हो ही जाओ। लॉग 2 तो हमने यहाँ लिखा, माइनस ऑफ 2। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, यहां से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। लिमिट का ध्यान रखा हमने 0 to 1, और माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। अपर लिमिट पुट करते हैं, 1 पुट किया, इस माइनस साइन को अंदर ले ही जाते ना, और वो बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस ऑफ लॉग 2,
माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान देते हैं, अपर लिमिट पुट किया हमने 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारे पास कितना आया है, ये आ गया 2 माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ लॉग 2 आया, और दैट इक्वल्स टू कितना है, लॉग ए के बराबर आया, बेस ए ही चल रहा है। अब आंसर समझते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, ए बराबर लिखेंगे तो ई पावर में 2 माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ लॉग 2 लिखा हमने। अब समझो ई पावर 2 माइनस ऑफ पाई बाई 2 हमने यहाँ लिखा, इनटू में ई पावर माइनस ऑफ लॉग 2 लिखेंगे। इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला पता होता है ना, ए लॉग बी बेस ए, तो भैया इसका वैल्यू तो बी आता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बाहर, और इनटू में आएगा ई पावर 2 माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, दैट इज आवर आंसर। तो क्या आंसर दिया है, 1/2 इंटू 1/2 करके आ रहा है, 2 माइनस पाई बाई 2 करके आ रहा है ना, 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दूसरे का सी आंसर आएगा, दैट इज करेक्ट। ओके, तो यहां आपने लगाएंगे सी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, आई होप को सेकंड नंबर का प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। बहुत ही सही और बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब सॉल्वेबल प्रॉब्लम था, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर प्रॉब्लम की बात करते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। इस प्रॉब्लम में कुछ खास बात थी ना, बहुत ध्यान से समझना आप। अगर आपसे सॉल्व हो गया है तो गुड, वेरी गुड, है ना। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम को बहुत तसल्ली से समझना, बहुत ध्यान से। क्या करते हैं, पहले बनाते हैं इसका चित्र, पहले प्रॉब्लम पढ़ा देते हैं आप लोगों को। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y अपॉन x निकालना है, वेयर x, y रियल नंबर पेयर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। मतलब x, y तो सर्कल पे लाई कर रहा है, y अपॉन x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो बच्चों क्या बात रही, वाह क्या बात रही है ना। तो बात ये रही, पहला काम तो आप इसका बनाओ चित्र। चित्र समझते हो आप, चित्रहार, है ना। तो इसका तो हमने बनाया है, सर्कल है, सेंटर 3,3 है, और रेडियस कितना आ रहा है, √6 आ रहा है। तो मतलब 3,3 यहाँ लिखते हैं, रेडियस √6 है, तो भैया ये कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, √6 3 से कम आएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट समझा आपने। अब क्या, x, y इस सर्कल पे घूम रहा है, x, y इस सर्कल पर है। आपको y अपॉन x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, y अपॉन x का मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू पूछा हुआ है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होता है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो y अपॉन एक्स को आप बड़े ध्यान से देखो, y अपॉन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, वाह ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं। अच्छा, इस बात को मैं क्या बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन बोल सकता हूँ मैं इसको। और किस लाइन का स्लोप बोलूँ, अगर मैं x को y को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूँ, तो ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली इस लाइन का स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप आ गया। अब भाई क्या बात रही कि भाई x, y ये मैक्सिमम स्लोप कब बनेगा, मतलब x, y मैं यहाँ दिखाता हूँ ना थोड़ी देर के लिए, ऐसे डायग्राम समझो। अब भाई ये स्लोप मैक्सिमम कब बनेगा, कि जब अपना ये जो लाइन है घूमते 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 जब यहाँ पर ऐसे टेंजेंट बन जाए, कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, इन दैट केस जब ये टेंजेंट बनेगा तो ये स्लोप कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो y अपॉन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब स्लोप का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, मिनिमम कब बनेगा, इस वाले केस में बनेगा, कि जब लाइन यहाँ से, जब ये लाइन है ये ऐसे घूमते 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 जब टेंजेंट बन जाएगी, तो इन दैट केस से क्या बनेगा, स्लोप मिनिमम बनेगा, ठीक है। तो मेनली अब आपको करना क्या है कि y अपॉन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, इट मीन कि यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है, ठीक है, इस लाइन का मैं स्लोप निकालना है ना, ये रहा ना। चलो हम दोनों वैल्यूज निकाल देते हैं। अब स्लोप निकालना है मतलब m निकालना है, तो मान लो इस लाइन की इक्वेशन y बराबर mx, तो मैंने देखो ये मान लिया, ये भी लाइन होगा, ये भी लाइन होगा, y बराबर mx है ना। अगर इसको टच कर रहा है तो भाई सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, रेडियस के बराबर आएगा। रेडियस कितना आ रहा है, √6, ठीक है। तो अब हमारे पास में हमने लाइन को लिखा mx माइनस y बराबर 0, सेंटर कितना है 3,3, 3m माइनस 3 यहाँ लिखा, अपॉन में लिखेंगे √1 प्लस m स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा, ये रेडियस के इक्वल आएगा। रेडियस कितना आ रहा है, √6 आ रहा है, इसके बराबर है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना, m की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि भाई ओरिजिन से पास कर दो टेंजेंट आएंगी, तो भाई एक टेंजेंट ये होगा और एक टेंजेंट आपके पास ये वाला आएगा,
ठीक है, तो क्या होगा, एक मिनिमम वैल्यू देगा, एक मैक्सिमम वैल्यू देगा। बहुत सही है ना। नाउ अब तो क्या है, सॉल्व करने वाला टास्क बचा हमारे पास। नाउ तो सिर्फ सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। पहला काम, इसका स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग किया हमने तो 9m स्क्वायर आया, प्लस का 9 यहां से आया, -9 और 18m आ जाएगा, 6 यहां से आ जाएगा और 6 + 6m स्क्वायर आ गया, इतना आ गया ना। तो 6m स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, तो भैया ये बना 3m स्क्वायर, माइनस का 18m, 6 को इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0, 3 से और डिवाइड लगा देते हैं तो m स्क्वायर माइनस का 6m प्लस का 1 बराबर 0, ये आ गया। कैलकुलेशन सब कुछ सही है ना, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, m का वैल्यू निकालना है तो परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। 6 का आधा कितना होगा 3, तो 9 ऐड किया और 9 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये तो क्या बना, m-3 का होल स्क्वायर और -9, ठीक है, सही सही कर रहे हैं ना। 3 यहां पर आ जाएगा ना, सॉरी 9 इधर आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आ गया। कहीं गलती कर दी मुझसे शायद, मेरे ख्याल से आंसर में 2 + -√3 आ रहा है। चलो ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, शायद मुझे लगता है कहीं गलती हुई है। हाँ, यहाँ से चेक करता हूँ मैं एक बार। 3 पुट करेंगे तो 3m माइनस का 3 यहाँ से आ जाएगा, √1 + m स्क्वायर, √6 यहाँ से आ गया। स्क्वायरिंग करेंगे तो 9m स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 9 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 18m यहाँ से आ जाएगा। इसका स्क्वायरिंग कराएंगे तो √6, रेडियस हमारे पास √6 ही आ गया ना, ठीक है। √6 यहाँ से आया तो 6 यहाँ से आ जाएगा, 6 + 6m स्क्वायर आ गया। 9m स्क्वायर को यहाँ पे भेजा तो 3m स्क्वायर सही है हमारे पास में, माइनस का 18m भी सही है, 9 + का 3 सही है ना सब कुछ। 3 से जब डिवाइड लगाएंगे तो m स्क्वायर -6m प्लस का 1 बराबर 0 आया, ठीक बात है। 6 का आधा करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा 9, हाँ गलत जोड़ रहे हैं ना, 9 जोड़ा 9 सब्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। m-3 का होल स्क्वायर यहाँ से बना और ये बनेगा 8, 8 इधर आया तो ये आ जाएगा m-3, m बराबर कितना आ जाएगा 3 ± (2√2) आया, ये आया। तो भाई स्लोप का वैल्यू ये आया, तो एक स्लोप हमारे पास दो वैल्यू जाए, मतलब दो लाइन एग्जिस्ट करेंगे ना ओरिजिन से पास करता हुआ जिसको टच करे, तो एक का स्लोप मिनिमम होगा और एक का स्लोप मैक्सिमम होगा। तो कितना है 3, तो इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो आया 3 − (2√2) और इस लाइन का स्लोप आया 3 + (2√2) आया, ये ज्यादा है और ये कम है ना, ठीक बात है। तो अब क्या है कि जो स्लोप कम है ये y/x का मिनिमम वैल्यू है, ये y/x का मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या आंसर आएगा अपना 3 + (2√2), ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम बड़ा सही है, क्या करना चाहिए था हमें, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस प्रॉब्लम में एक खास बात थी, खास बात क्या है वो समझो आप। यहाँ π/7 है, इसका डबल यहाँ लिखा हुआ है, इसका डबल यहाँ लिखा हुआ है, बट ये 4π/7 है, इसका डबल नहीं लिखा हुआ। बट बच्चों आपको पता है इसमें π + π/7 लिख दो तो 8π/7 बन जाएगा और sin स्क्वायर ऑफ 8π/7 के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, ऊपर वाला टर्म, सही बात है 8π/7, ठीक है, इसके बराबर। अब देखो इसका डबल आ गया, सही आ गया एकदम। अब आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 2 टाइम्स ऑफ sin 2a का फॉर्मूला लगाया, sin π/7 cos ऑफ π/7, इसका होल स्क्वायर लिखा हमने, अपॉन में क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर ऑफ π/7 प्लस साइन 2 sin ऑफ 2π/7 cos ऑफ 2π/7 अपॉन में कितना आ जाएगा sin स्क्वायर ऑफ 2π/7, यानी इसका होल स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin ऑफ 4π/7 cos ऑफ 4π/7, इसका होल स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर ऑफ 4π/7, ऐसा कुछ लिखा हमने, ठीक है ना। अब पॉइंट को समझते हैं, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो बाहर निकालो, 4 बाहर निकालो, sin स्क्वायर π/7 कैंसिल हो रहा है, उसको भी कट करते हैं, तो cos स्क्वायर π/7 यहां से बचा,
यहां से कॉस स्क्वायर ऑफ 2π/7 बचा, और यहां से कॉस स्क्वायर ऑफ 4π/7 बचा। ठीक है, ये बचा। अब इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब समझो बात को। अब यहाँ पे कुछ बात सीखने का है आपको ना। क्या क्या सीखना है आपको? थोड़ी सांस लेते हैं। अच्छा देखो, इन एंगल का सम करते हैं। π/7, 2π/7, 4π/7, तो पाई आ रहा है। पाई आ रहा है तो कंडीशनल आइडेंटिटीज आप जानते हो। ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटीज। अब देखो, मैं आपको यहाँ कुछ बातें बोलने वाला हूं। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आप पहली बात तो इनको याद करिए, है ना। कुछ कुछ आइडेंटिटीज मैं यहाँ लिख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं sin 2a, sin 2b और sin 2c। ठीक है, एक तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए, 4 sin a, sin b, sin c। दूसरा अगर हम लिखें cos 2a प्लस cos 2b प्लस ऑफ cos 2c, इसका कितना आएगा? -1 -4 cos a cos b cos c। अच्छा, कंडीशनल आइडेंटिटी जो लिखा हुआ ना, अंडर द कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, अंडर दिस कंडीशन बात कर रहे हैं ना। अब इससे क्या हुआ कि आपको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, आपको ये लिखना है तो फटाफट लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी आपको लिखना है, तो ये भी आप फटाफट लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये मैं लिख देता हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मैं यही तो निकालना, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी। तो मैंने क्या किया, अब देखो इसको लिखोगे 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2c अपॉन 2, अपॉन 2 तो सबसे आ गया, और यहाँ 3 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस, और यहाँ आ जाएगा cos 2a प्लस का cos 2b प्लस का cos 2c। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब cos 2a cos 2b cos 2c की वैल्यू आप यहां से डाल दोगे। यहां से जब डालेंगे तो माइनस का 1 -4 cos a cos b cos c आया। ठीक है, 3 -1 किया तो 2 आ गया, 2 आया, और माइनस का 4 यहाँ पे लिखा है। 2 को भी चलो आपने डिवाइड लगा दिया, तो डिवाइड लगाने से कितना बना है? तो 2 अपॉन 2 तो 1 आ गया, -4 तो -2 cos a cos b cos c, ये आ गया 1 -2 cos a cos b cos c। ठीक है, तो यहां तक की बात तो मैं समझ में आई ना। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो अब आपको एक बात समझ में आई बच्चों कि आप क्या कर सकते हो, 4, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2a, सॉरी 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos a π/7, cos b 2π/7, cos c 4π/7, ऐसे कुछ लिखा। ठीक है, तो आपने तो कुछ जब सीख रहे थे आप बातें, तो सीखते सीखते आपने बहुत सारी बातें सीखी। अब एक और बात सीखो। क्या सीखना है आपको? ये फॉर्मूला सीख लो बेटा कि cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a डॉट डॉट cos ऑफ 2 पावर n-1 इंटू a। अगर मान लो cos में अगर सीरीज लिखा हुआ है, एंगल डबल हो रहे हैं, π/7 2π/7 या 4π/7 है, एंगल डबल हुए, तो एंगल डबल हो रहे हैं तो भैया इस सीरीज का तो सम आप मतलब सॉरी इस सीरीज का प्रोडक्ट तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस सीरीज का वैल्यू क्या लिखेंगे? साइन ऑफ लिखेंगे, 2 पावर में लिखेंगे, 2 पावर में क्या लिखेंगे? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? n टर्म्स है तो n लिखेंगे, इनटू a अपॉन में 2 पावर n को अलग दिखाओ और साइन a को यहाँ अलग लिख दो। ऐसे मैंने याद रख रखा है ना, आप भी अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये इसका वैल्यू आता है, ये कब आता है? जब a n पाई नहीं है। ठीक है, बाकी का अब a अगर n पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो फिर यहां से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट यहां से निकालते हैं। मतलब बता देता हूं, वैल्यू 1 आएगा -1 आएगा, चलो बोल देते हैं। अगर a का वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ एंगल a, तब तो वैल्यू +1 आएगा। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तब वैल्यू -1 आएगा। ये टास्क कैसे आएगा खुद सोचना आपने। ठीक है, नाउ तो फॉर्मूला हमने समझा। अब हम एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 4 तो हमने यहाँ लिखा, -1 2 यहाँ लिखा। इसको अच्छा मैं क्या लिख सकता हूँ?
cos 2π/7 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, हाँ इस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है। तो कितना आएगा 2 sin ऑफ 2 पावर में लिखोगे कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। और ए क्या लिखेंगे, सबसे छोटा एंगल, क्या लिखेंगे, सबसे छोटा एंगल। 2 पावर 3 यहां लिखा और साइन ऑफ π/7 हमने यहां लिखा। बात समझ में आई? ठीक है, अब थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं। अब समझो बात को, यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4 तो मैंने यहां लिखा 1 माइनस ऑफ, यहां से कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 यहां से आया, ये बनेगा साइन 8π/7। साइन 8π/7 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, पाई प्लस π/7। हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन π/7। वाह क्या बात है, तो इससे ये कट गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 से कट के 1/4 आया, तो मतलब यहाँ तो प्लस आ गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया आपने, 4 + 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। आंसर इसमें दे नहीं रखा ना, 5 है ना। अच्छा शायद ये ध्यान है ना, यहाँ इसका आंसर 5 आएगा। 1 2 3 शायद मैंने गलत लिखा हुआ है, इस टीपीपीच में थोड़े से करेक्शंस आ गए थे। चौथे का सी आंसर आ रहा है। सी कितना है हमारे पास में, फोर्थ का सी आंसर 3 आ रहा है। अच्छा एक बार चेक कर लेते कहीं आंसर्स में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने। cos स्क्वायर का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो 1 + cos 2 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 1 -4 cos cos 2 यहाँ से लिखेंगे तो 3 यहाँ से आ जाएगा। तो ये सही है ना, 3 - 1 तो 2 यहाँ से बनेगा, तो 1 - 2 cos cos b cos c आ गया। 1 - 2 cos cos b cos c, ये लिखा हमने, सही है। साइन ऑफ यहाँ से लिखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, 5 + π/7 माइनस का आएगा, सही आंसर ना, यही आएगा आंसर ना। इसका आंसर को चेक कर देते हैं अपना। अच्छा यहाँ 3 की जगह चलो 5 लिख देता हूँ ना, और डी का आंसर अपना कुछ और बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट ना, ये ध्यान रखना, जो लोग पूरा वीडियो देख रहे होंगे या फिर समझ रहे होंगे तभी उन्हें आंसर क्लियर हो पा रहा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे क्लियर। आंसर्स में कहीं कोई करेक्शन नहीं आना चाहिए, करेक्शन मुझे भी बहुत बेकार लगता है। ओके नाउ, तो स्टूडेंट ने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है ना। पहले 4 प्रॉब्लम सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स थी ना, अभी आती है मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास 5वां और 6वां 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स थी ना। नाउ सॉल्व करते हैं 5वां प्रॉब्लम को। अच्छा 5वां प्रॉब्लम बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था। क्या करना है हमें, समझो, कंसिडर ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, उनके वर्टिसेस पता है आपको। -6, -4 is a image of orthocenter of triangle ABC in the point mirror M. In the point mirror M, which is the midpoint of the side BC. अच्छा पॉइंट मिरर समझते हो आप, पॉइंट ये है, एक पॉइंट लिया, पॉइंट के अबाउट मिरर, मतलब क्या हुआ, वो ये M जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो गया। बस ये मिड मतलब हमें क्या है, एक लाइन सेगमेंट मान लो, एक एंड पता है, मिड पॉइंट पता है, दूसरा एंड निकालना है, ये है ना मिरर का मतलब, पॉइंट मिरर का मतलब। आल्सो P, Q इज ए सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। P, Q क्या दे रखा है, सर्कम सेंटर दे रखा है ट्राइंगल ABC का। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आई। देन आपसे पूछा होगा आगे क्या है प्रॉब्लम। अच्छा क्या देखा, -6, 4 माइनस इज द इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इन द पॉइंट मिरर M। -6, -4 इज इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का इमेज है ये। ठीक है, तो समझते हैं पॉइंट को ना, प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। पहला काम, इसका चित्र बनाते हैं। मान लो कि ये ट्राइंगल ABC, ठीक है, इसके वर्टेक्स हमारे पास कितना है, 5, -1, इसका है अल्फा, -7 और -2, बीटा, ये ऐसे दे रखे हैं ना। ठीक है, मान लो यहाँ कहीं हमारे पास ऑर्थो सेंटर है। M हमारे पास में क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ये मिड पॉइंट ले लेते हैं साइड BC का। तो इसका अगर पॉइंट मिरर अगर मैं लूं, भाई इसका पॉइंट मिरर कितना दे रखा है, -6, -4 इज इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इन द पॉइंट मिरर M। तो भाई -6 यहाँ कहीं आ रहा है और -4 यहाँ कहीं आ रहा है, ये दिया है हमको ऑर्थो सेंटर का। -6, -4 इज द इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, है ना।
ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर यहाँ कहीं है अपना, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट में x1 और y1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अल्फा बीटा इसने यूज कर रखा है, p कॉमा क्यू भी इसने यूज कर रखा है। सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, p कॉमा क्यू दे रखा है। ठीक है, यहां तक की बात हमें मालूम चली। अब देखो, अब आप पॉइंट समझो। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ भाई, m मिड पॉइंट है तो मिड इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, अल्फा माइनस 2 अपॉन में 2 आ गया, कॉमा बीटा माइनस 7 अपॉन 2 आया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, एक एंड पता है, तो दूसरा एंड निकालना है। x1 प्लस समथिंग माइनस 6 अपॉन 2 बराबर दिस करा, 2 से 2 कट गया और माइनस 6 को इधर भेज दिया। मतलब कैसे मैं याद रखता हूँ, मिड का आप डबल करो, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर एक एंड पता है, मिड पॉइंट पता है और आपको ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मिड का डबल करो और यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ऐसे याद रखिए। अब हमने इसका डबल किया अल्फा माइनस 2, ठीक है, इसका मिड का डबल किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, तो प्लस का 6 किया, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस 4 आ गया। मतलब मैं यहां लिखता हूं h, अल्फा माइनस 4 आया। दूसरी बात, इसका डबल किया बीटा माइनस 7, यहां सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का 4, तो ये कितना आ जाएगा, बीटा माइनस 3 आया। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास में कितना आ गया, ऑर्थो सेंटर एच, तो हमारे पास ये आ गया। क्लियर ना। उसके बाद अब बात समझिए। अच्छा, एक और पॉइंट समझो आप लोग, ऑर्थो सेंटर पता है आपको, सरकम सेंटर पता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर, सेंट्रोइड भी मैं आसानी से निकाल सकता हूं। अब पॉइंट आप समझो, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए हमेशा। एक पॉइंट याद रखो आप ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओ जी और एच, ठीक है, ओ जी एच कैसे होते हैं, ट्राइंगल में कोलिनियर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ करके ओजीएच कैसे आएंगे, कोलिनियर होते हैं, और सेंट्रोइड जो होगा इसको 1:2 में डिवाइड करेगा फ्रॉम द ओ, है ना, ऐसे डिवाइड करता है। अच्छा, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला यहां लगाता हूं तो ये कितना बनेगा, 1 इंटू एच प्लस 2 इंटू ओ अपॉन में 1 प्लस 2, ऐसे कुछ लिखा मैंने, 3 आ गया। तो अच्छा, मैं यहां से अगर ऑर्थो सेंटर लिखना है तो मैं ऐसे पता डायरेक्ट याद रखता हूँ, 3g माइनस 2o, ऐसे याद रखता हूँ। अच्छा, इसमें भी क्या है कि मैंने और भी थोड़ा सा कुछ क्या याद रखने का तरीका बहुत अच्छे से रख रखा है, मतलब ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए मैंने क्या है, एक तरीका बना रखा है याद, कैसे इसको अब ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तीनों अगर आपको वर्टिसेस पता है तो समेशन ऑफ x1 अपॉन 3 आएगा सेंट्रोइड, समेशन ऑफ y1 अपॉन 3 आएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सरकम सेंटर कितना, p कॉमा क्यू। भैया ये आ कितना गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया समेशन ऑफ x1 माइनस ऑफ 2p, ये तो x कोऑर्डिनेट आया ऑर्थो सेंटर का, समेशन ऑफ y1 माइनस ऑफ 2q आ गया, ये ऑर्थो सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ गया। क्या बात समझ में आई आपको। हमेशा ऑर्थो सेंटर के इस फॉर्मूले को याद रखिए। कैसे याद रखोगे, ऑर्थो सेंटर निकालना है तो तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 2 टाइम्स ऑफ सरकम सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा बाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो बाई कोऑर्डिनेट का सम माइनस 2 टाइम्स ऑफ बाई कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर, ऐसे आप याद रखो ना। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास ऑर्थो सेंटर कितना गिवन है, अल्फा माइनस 4 और बीटा माइनस 3। तो ऑर्थो सेंटर आ रहा है अपना अल्फा माइनस 4 और बीटा माइनस 3, ये आया। मतलब बात ये रही कि यहां से अगर मैं अल्फा माइनस 4 लिखूं, ऑर्डर्ड पेयर है ना, बराबर आएंगे, तो अल्फा माइनस 4 तो समेशन ऑफ x1, चलो अभी तो लिख देते हैं, माइनस ऑफ 2p, एंड बीटा माइनस 3 अगर मुझे लिखना है तो समेशन ऑफ y1 माइनस ऑफ 2q, ये लिखा हमने। अल्फा माइनस 4 समेशन ऑफ x1 करते हैं, तो यहां से आएगा 5 माइनस 2 तो 3 आ गया, 3 प्लस अल्फा आया, तो 3 प्लस अल्फा माइनस ऑफ 2p आया, ये आ गया ना। उसके बाद में समेशन ऑफ y1 लिखते हैं ना, बीटा माइनस 3, समेशन ऑफ y1 अगर हम अपना करेंगे तो y1, हाँ, माइनस 1 बीटा और माइनस 7, तो बीटा माइनस 8 आया, बीटा माइनस 8 और माइनस ऑफ 2q आया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बहुत सही है ना। अब देखो, क्या किया मैंने,
एक सेकेंड रुकना बच्चों, ये तो गलत, अल्फा माइनस 5 3 प्लस अल्फा आ रहा है, 3 प्लस अल्फा लिखा है ना हमने, 3 प्लस अल्फा माइनस का 2p यहाँ लिखा। एक सेकेंड, कहीं कोई गलती की है क्या? इसका डबल करेंगे तो अल्फा माइनस 2 आया, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ से प्लस 4 बनेगा। सॉरी स्टूडेंट, ये अल्फा प्लस 4 है ना, सॉरी माई मिस्टेक ना, अल्फा प्लस 4 है। ऐसा मुझे क्यों मालूम चला था? क्योंकि मुझे इसका आंसर भी पता था, ये मेरा थोड़ा सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम था ना। ठीक है, तो अल्फा प्लस 4 यहाँ से आया। शायद आगे और कोई गलती नहीं करी है ना। बीटा माइनस 7 किया था, बीटा माइनस 3 ना, ये सही है ना। अच्छा अब ध्यान से समझो, तो 2p तो यहाँ से आ गया, इस साइड ले गए और यहाँ माइनस बनाया, तो p का वैल्यू कितना आ गया? माइनस हाफ आ गया ना। ठीक है, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, 2p इधर लेके आए, 2q, माइनस 3 इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3, तो माइनस का 5 आ गया। तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 5.2 है। तो p का वैल्यू माइनस हाफ आ रहा है, q का वैल्यू माइनस 5.2 आ रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। तो p का वैल्यू तो हमारे पास आ रहा है माइनस हाफ, और q का जो वैल्यू आ रहा है माइनस 5/2 आ रहा है, शायद माइनस 5/2, ये है ना। अब समझे कि पहला तो अल्फा बीटा में रिलेशन दे रखा है, वो तो नहीं है ना। द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q इज 0, सही है ना। द वैल्यू ऑफ 2q माइनस प्लस 5 इज 6, ये गलत है ना, इसका वैल्यू तो अपना 0 आ रहा है, 2q प्लस 5 है ना। द वैल्यू ऑफ q स्क्वायर माइनस p/2 इज, तो q स्क्वायर किया आपने, तो q स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25/4 माइनस ऑफ p/2 करेंगे, तो बाई 2 किया तो हमने कितना आ जाएगा? 1/4, और प्लस का हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये 26/4 बना, और दैट इज 13/2 आ गया। ठीक है, 13/2 आ रहा था, मतलब दूसरा, मतलब डी ऑप्शन भी सही है, बी सही है और डी सही है। ठीक है, अब देखो बात को समझे कि ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ऑप्शन ए में अल्फा बीटा में रिलेशन दे रखा है। अब अल्फा बीटा में रिलेशन कैसे आ सकता है, ये सोचो आप लोग। तो देखो एक तरीका ये हो सकता है कि अल्फा बीटा में अगर रिलेशन समझे, तो एक बात समझो आप, ए को अगर मैं एस से ज्वाइन करूं और इसको आगे अगर एक्सटेंड करें, तो भैया ये लाइन इससे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अब बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर होगा तो भैया इस लाइन का स्लोप m1 मान लो, इस लाइन का स्लोप देखो, यहाँ पे ये पॉइंट पता ही है ना, तो अल्फा बीटा में यहाँ से रिलेशन आ जाएगा m1 है ना, और यहाँ से इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट b और c की हेल्प से। m1 m2 बराबर में क्या लगा दूंगा? -1 लगा दूंगा, और वहां से अब जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो डायरेक्ट मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये भी आंसर कैसा आ रहा है? सही आ रहा है। ठीक है, तो पांचवे का आंसर क्या दे रखा है, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा ना, अभी सॉल्व नहीं कर रहे। पांचवे का आंसर कितना आ जाएगा? ए बी डी आंसर आएगा। पांचवे का आंसर आया ए बी डी। पांचवे का आंसर ए बी और डी। क्यू स्क्वायर तो कितना आ गया? 25/4 आया यहाँ से। ठीक है, पी का वैल्यू माइनस हाफ पुट कराएंगे तो माइनस हाफ हमने यहाँ पुट कराया, तो प्लस का इतना हो जाएगा 26/4, दैट इज इक्वल टू 13/2 ना। बेटा मेरा तो ये भी सही आ रहा है ना। तो ठीक है, इसका आंसर आप एक बार चेक कर लेना। आई थिंक इससे कोई दिक्कत तो नहीं जानी चाहिए थी। ओके चलो ध्यान रखते हैं ना, डी ऑप्शन भी आ रहा है अपना तो ना। ये तो मुझे ध्यान था कि ए आ रहा था इसका, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट बता दिया था। कुछ यहाँ कहीं तो गलती नहीं है ना, माइनस का 5 यहाँ से गया 2 गया, तो माइनस का 5/2 आ गया। सही है, एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। क्यू का वैल्यू इतना आ रहा है तो 25/4 तो यहाँ से हो जाएगा, पी का वैल्यू माइनस हाफ पुट कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 आ गया, 26/4, 2 से डिवाइड लगाएंगे 13/2 आ रहा है। सही आ रहा है अपना आंसर ना। ठीक है, तो वहां से चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स ना। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अरे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैं आपको बताता हूँ ना, बहुत ही आसान प्रॉब्लम और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहेगा, समझो बात को। इन ट्राइंगल एबीसी, स्मॉल एबीसी तक क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द साइड दे रखा है, अपोजिट एंगल एबीसी, मतलब नॉर्मल नोटेशंस दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली 2s पेरीमीटर वगैरह ना, ये सब दे रखा है। एक रिलेशन ये दे रखा है आपके पास में, एंड एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल एबीसी इज 8π/3। मतलब यहां से आपको क्या बात दे रखी है, अगर मान लो कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ये वाला ट्राइंगल है, इसके अंदर जो सर्कल इसे इंस्क्राइब्ड हुआ है, इसका रेडियस को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल आर कहते हैं। इसका जो एरिया है वो कितना, πr² है, दैट इज कितना गिवन है आपको, 8π/3 गिवन है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हुआ, यहां से आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2√2/√3 आ गया। ठीक है, ये आ गया स्मॉल आर। तो यहां से हमें ये जानकारी मिली। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट समझो। पूछा क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल का एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल पूछा हुआ, कैपिटल आर पूछा हुआ है। ठीक, उसके बाद में एंगल ए पूछा हुआ है और द वैल्यू ऑफ दिस पूछा हुआ है। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। अब एक काम करते हैं, तो हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, s-a/4, s-b/3 और s-c/2 दे रखा है। ये रिलेशन हमारे पास दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो देखो मुझे तीनों साइड्स मालूम चल जाए तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ। ठीक है, और सर्कम रेडियस निकालना है, तो सर्कम रेडियस का हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, ABC/4 डेल्टा, ये फॉर्मूला आता है। तो मुझे अगर मुझे तीनों साइड्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया तो सर्कम रेडियस भी निकाल देंगे। सही बात है ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब आप समझो, पहले मैं साइड पर फोकस करता हूँ, साइड निकालते हैं ना। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, उस पॉइंट को समझिए। पहले आप समझो रेशो प्रॉपर्टी। रेशो प्रॉपर्टी, मैंने क्या एक रेशो लिया 1/2 लिया, मान लो यार 3/6 ले लेता हूँ, और मान लो यार 4/8 ले लिया। देखो सभी को और ध्यान से देखो, तो 1/8 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूजिंग द रेशो प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हो, 1 + 3 + 4 ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन में 2 + 6 + 8 मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा ध्यान से समझो, ये क्या लिखा हुआ है, ये 16 लिखा हुआ, ऊपर वाला 8 लिखा हुआ, अगेन ये कितना लिखा हुआ, 1/2 ही लिखा हुआ है, मतलब ऐसे लिखा जा सकता है। सही बात है। अच्छा, इसको अगर चाहे तो मैंने दो को तीनों का सम कर दिया। अच्छा, मैं चाहूँ तो दो का सम करूँ, 1 + 3 अपॉन में 2 + 6, अगेन 4/8 लिखा हुआ, अगेन 1/2 लिखा हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब आपने इन दोनों का सम करके लिखा, कितना आ गया, 3 + 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 + 8 आ जाएगा, तो 7/14, तो कितना आ जाएगा, अगेन 1/2 लिखा हुआ है। मतलब यूजिंग द रेशियो प्रॉपर्टी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप इस बात को समझो, साइड लेंथ आपको निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसको एक बार तो ये लगाया s-a प्लस s-b प्लस s-c, अपॉन में हमने क्या लिखा, 4 + 3 + 2 लिखा। ठीक है, अब मैं यहां पर भी इसको ऐसे लगाते हैं रेशो प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, दो का सम करके लगाता हूं, इन दोनों का सम किया तो 2s -a -b, तो यहाँ तो c बचेगा ऊपर, यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ इन दोनों का सम करके लगाया मैंने यहाँ पर, तो 2s -b -c, तो ऊपर तो a बचेगा और नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैंने तीनों का सम करके लगाया यहाँ से, तो 2s -a -c, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, -a -c, तो b आ जाएगा, अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको। अच्छा, इस वाले पार्ट को देखें तो s 3s तो यहाँ से बना -2s, तो ये तो s स्मॉल s लिखा हुआ है। नीचे वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 4 3 7 और 2 9 आ गया है ना, ये s/9 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। मतलब एक रिलेशन तो आपको ये मालूम चला। ठीक है, अब मुझे क्या आगे का फर्दर सॉल्व करना है, तो स्मॉल r दे रखा है, तो स्मॉल r का मुझे एक फॉर्मूला पता है ना, स्मॉल r बराबर कितना आता है, डेल्टा अपॉन स्मॉल s आता है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको लिखना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, अपॉन में कितना आ जाएगा, स्मॉल s आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ बराबर k मान लेता हूँ इसको, चलो मैं इधर k मान लेता हूँ। अब देखो स्मॉल s अपॉन 9, तो स्मॉल s का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 9 के आया, तो स्मॉल s का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा √ में 9 के लिखा। s माइनस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 के आ जाएगा।
यहां से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3k आ जाएगा, यहां से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा, अपॉन में स्मॉल एस का वैल्यू हम कितना लिख रहे हैं 9k लिख रहे हैं, 9k हमने यहां लिखा। ठीक है, स्मॉल आर का वैल्यू मुझे पता है कितना आ रहा है 2√2 अपॉन में √3 आ रहा है, ये आ रहा है। नाउ अब देखो k पावर 4 यहां से बना, बाहर आ जाएगा k स्क्वायर, एक के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप समझे 9 का स्क्वायर रूट तो 3 आया, तो 4 का यहाँ 2 आ जाएगा, √3 यहां से आ जाएगा और √2 यहां से आ जाएगा, अपॉन में यहाँ कितना लिखा हुआ है 9 है ना, k को तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इतना लिखा हुआ। अब देखो k स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा k टाइम्स ना। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, √2 से ये √2 कैंसिल हुआ। ठीक है, 3 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, √3 से कैंसिल हुआ, √3 यहां से बचा और √3 से √3 यहां कैंसिल हो गया। फाइनली बचा क्या, इधर तो k बचा और k बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया, मतलब k का वैल्यू 1 आया। जब k का वैल्यू अगर 1 आया तो 1 को आपने यहां रखा और k बराबर जैसे 1 रखेंगे तो हमारे पास देखो तीनों साइड लेंथ निकल गया ए बी सी है ना। अब मैं इसे लिख लेता हूं तो देखो k का वैल्यू अगर 1 आ गया हमारे पास में, तो साइड लेंथ अगर a की बात करें तो ओके, a का वैल्यू तो कितना आ जाएगा साइड लेंथ 5 आ गया, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहां से इसको कंपेयर कर रहे हैं, और c का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, abc का ये वैल्यू आ गया। ठीक है, ओके, a मतलब 5 6 7 मतलब इस तरह से आ गया ना 5 6 7। अच्छा, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कितना आ रहा था, ये आ रहा था, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है डेल्टा ना। k का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूं, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से √3 आ जाएगा और यहाँ से √2 आ जाएगा, तो 6 √6 आ गया। तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो सही हुआ। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ। दूसरे की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो साइड लेंथ ए बी और सी की बात करें तो कितना कितना आ रहा था, ए आ रहा था 5, यहां से लिख देता हूं, बी आ रहा है 6 और सी आ रहा है 7। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कम रेडियस मुझे लिखना है, तो कितना आ जाएगा ए बी सी, तो 5 6 7 तो मैंने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा है 6√6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा 35 अपॉन में √6 और यहाँ 4 आ रहा है, अपने यहाँ 2√6 दे रखा है, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही नहीं है, बी गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी चेक करते हैं, पूरा चेक करते हैं, कॉस ए कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस से जब कैलकुलेट करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आप यहाँ फॉर्मूला पुट कर लेना, इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। नाउ अब मैं सॉल्व करता हूं डी वाले पार्ट को। डी वाले पार्ट को मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, 8 तो यहाँ लिखा हुआ है, a प्लस बी को मैं लिखूंगा पाई माइनस सी, ये तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ सी बाई 2। ठीक है, 21 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इस वाले पार्ट को तो मैं जानता हूँ, ये तो 4r, अगर मान लो कि मैं r को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं 4r को, तो 4r को नीचे भी ऐसे यहाँ लिखा और इसका वैल्यू कितना आएगा साइन a बाई 2, मतलब ये साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और साइन ऑफ c बाई 2, कुछ ऐसे लिखा। ठीक है, यहां तक की बात मुझे मालूम चली। अब देखो 4r को ऐसे रहने दिया, 8 को भी ऐसे रहने दिया, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग s इंटू एस माइनस सी अपॉन में कितना लिख सकते हैं a इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस सी का फॉर्मूला, कॉस सी बाई 2 का फॉर्मूला लगा दिया हमने, अपॉन में यहाँ 21 लिखा हुआ है और इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ स्मॉल r, ये क्या लिखा हुआ है स्मॉल r लिखा हुआ है ना। सभी की वैल्यूज पुट करते हैं और देन सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 कैपिटल R का वैल्यू तो हमारे पास कितना है 35, मतलब 5 7 अपॉन 4√6 आया, 4 तो यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल R का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 5 7 अपॉन में 4√6 कैपिटल R का वैल्यू ये आया। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाए 8 आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल s का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में सेमी पेरीमीटर,
अगर हम समझें, सॉरी नीचे गया वो तो ना, क्या आ रहा था, स्मॉल एस अपॉन 9 बराबर बनाया तो स्मॉल एस का वैल्यू 9 आया था। तो स्मॉल एस का वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं 9, एस माइनस सी का वैल्यू यहां से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यही लिखा हुआ ना, ठीक है, यहां से 2 आ गया। इन टू में कितना लिखते हैं अब, 21 यहां से लिखा आर का वैल्यू, आर कितना दे रखा है हमारे पास में, 2√2 अपॉन में √3, तो √3 को ऊपर ले गए, ठीक है, सभी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 21 और स्मॉल आर है ना, ऐसे वैल्यू पुट कर दिया ना। अब समझ लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, आप ही को सॉल्व करना चाहिए, तो ठीक है सॉल्व करके बताते हैं ना। देखो सॉल्व करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। 4 से 4 कैंसिल हुआ, ठीक है, फिर √3 से ये √6 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, √3 से यहाँ से कितना बचेगा, √2 बचा, √2 यहाँ से √2 2 हो जाएगा, मतलब ये पूरा कट गया यहाँ तक तो, ठीक है ना। 7 से अगर बात करें तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ बच रहा है। 2 से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो कितना आ गया, 4 भी कैंसिल, तो नीचे 3 बचा हुआ है, ऊपर हमारे पास 5 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है और 9 बचा हुआ है, तो 5 4 9, तो कितना जाएगा, 5 4 तो 20 आ गया, 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ जाएगा, और 180 अपॉन में नीचे 3 बचा हुआ है, 3 से जब कैसे कटाएंगे 6 बार, तो 60 आ रहा है आंसर ना, इसका आंसर इज इक्वल टू 60। क्या आंसर दिया है, एक बार चेक करने दो मुझे बच्चों। 6 का आंसर ACD आ रहा है। ए आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है। तुमने सारी वैल्यूज को अच्छे ढंग से रखा है क्या, नहीं रखा? हाँ, एक बार फिर से चेक कर देता हूँ मैं ना फटाफट से ना। यहाँ तो कितना आ गया, 4r, यहाँ लिखा हुआ है ये बन जाएगा cos स्क्वायर ऑफ c/2, तो cos स्क्वायर ऑफ c/2 को मैं यहाँ पर 4r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 4r यहाँ से आ जाएगा, 8 यहाँ से आ जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ c/2 लिखेंगे तो √2, ठीक है, cos स्क्वायर ऑफ c/2 4r, 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, s इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए भी यहाँ पर आ जाएगा ना, ठीक है। 21 हमने यहाँ पे लिख ही दिया, 4r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो इसको स्मॉल r लिख दिया था, सही बात है ना, ठीक है। 4 हमने यहाँ लिखा, r का वैल्यू हमने लिखा 57 अपॉन 4√6, तो यहाँ तक बात ठीक थी। उसके बाद में 8 हमने यहाँ पे लिखा हुआ, स्मॉल s का वैल्यू 9 आ रहा था, वो लिख दिया हमने, s माइनस सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो s माइनस सी का वैल्यू 2 लिखा, ये बात भी ठीक थी। a इंटू बी, दोनों साइड लेंथ हमने जब लिखना है तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, सर a इंटू बी करना भूल गए, 5 इंटू 6 है ना, तो 5 इंटू 6 ये भी तो आएगा a इंटू बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से 60 हमारे पास यहाँ बना था, और ये कितना बन रहा है, 5 इंटू 6 30 यहाँ से बना रहा है, ये टर्म रह गया 30, 30 से कितना कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आया, 2 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। खैर कैलकुलेशन वाला पार्ट ना थोड़ा सा आप चेक करते रहा करो ना, कई बार क्या होता है कि मेरे माइंड में कुछ और चल रहा होता है और मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाता हूँ ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे होते, अपने सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो इस बात को आप थोड़ा सा चेक कर लिया करो ना, कंसेप्ट वाइज अपना समझ जाते हैं ना, कंसेप्ट वाइज अपना बहुत ध्यान दे लो ना, ठीक है। वैसे मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्या है कि प्रॉब्लम को पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर रहे हैं, जनरली क्लास को होते तो अपना यही छोड़ देते प्रॉब्लम को, आपके लिए छोड़ देते कि आप ही सॉल्व करो, ठीक है, ओके। कोशिश अपनी ये है कि वीडियो में हम हर प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करेंगे और अप टू आंसर तक करेंगे, क्योंकि मुझे एग्जाम में प्रॉब्लम को पूरा आंसर तक सॉल्व करना है ना। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड इसको सही से लिख देते हैं, और देन क्वेश्चन नंबर 10, ओके। ये क्या बात बताएगी, तो था ही नंबरिंग तो ना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आपको 9th 7th थोड़ा सा बात समझाते हैं, पहले 8th 9th और 10th ये तीनों सॉल्व करते हैं, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे ना। 7th में हल्का सा ना कैलकुलेशन से ना टाइम लगेगा, अच्छा समझो। अच्छा ये 7th जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, आई लाइक इट, मतलब मुझे बहुत पसंद है।
अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा कॉमा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, ऐसा है हमारे पास ये दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है नाउ। तो बात समझो, इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें कुछ कुछ बातें आपको सीखने सिखाने वाली बातें रहती हैं, पहले तो आप कुछ बातें सीखो। पहले आप एक पॉइंट सीखो इस सवाल में कि अल्फा पावर 2n और बीटा पावर 2n दे रखा है, बट मुझे एक बात पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 के अगर रूट है अल्फा और बीटा, ये इसके रूट है, ठीक है। एंड आपको ये पता है कि एस एन बराबर कितना है, अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, ये एस एन आपको पता है। तो एक इक्वेशन आती है जिसे हम कहते हैं न्यूटन इक्वेशन, और ये न्यूटन इक्वेशन क्या होगा, एक रिलेशन होल्ड करता है कितना, ए इंटू, अब आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट करो, मतलब ए इंटू एस एन लिखा आपने, प्लस बी इंटू, अब एक एक टर्म कम करते हुए जाओगे, एस एफ एस ऑफ एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस ऑफ एन माइनस टू बराबर 0, ये रिलेशन आता है। इस रिलेशन को सभी बच्चों को ढंग से याद रखना चाहिए, ठीक है, पहली बात न्यूटन इक्वेशन। अच्छा दूसरी बात, क्या प्लस की जगह माइनस हो तब भी वैलिड है क्या, हाँ बिल्कुल वैलिड है, कैसे आया मैं बाद में बात करूंगा। अच्छा क्या एक क्यूबिक के लिए वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। आया कैसे, बहुत आसान सी बात है, आप एस एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एस ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू पुट कर दो और एस ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, और देन उसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ नहीं कर रहे, बस समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब हम अपने चलते हैं सवाल की तरफ। इस सवाल में क्या दे रखा है, अल्फा पावर 2n प्लस बीटा पावर 2n दे रखा है, ठीक है। अगर मान लो अल्फा पावर n बीटा पावर n होता तो मैं सॉल्व कर लेता, मतलब क्या रहा बात की बात समझे जाए तो हमारे पास में ये जो क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, और एस एन बराबर दे रखा है अल्फा पावर 2n, तो इसको मैंने ऐसे लिखा अल्फा स्क्वायर पावर n और बीटा स्क्वायर पावर n। शायद यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। मतलब मैं क्या करूं, एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकाल देता हूं जिसके रूट क्या आ रहे हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहे हो, और ये निकालना आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, टीओई, टीओई। तो क्या करते हो आप, किसी भी एक रूट को x के बराबर पुट करते हैं, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, प्लस माइनस ऑफ रूट x आया, देन आप ओरिजिनल इक्वेशन में x को अल्फा की वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, तो 2 प्लस माइनस ऑफ रूट x माइनस 5 प्लस माइनस ऑफ रूट x प्लस का 6 बराबर 0। मतलब कैसे भी निकाल सकते हैं, मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकाल रहा है जिसका रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना। उसके बाद आप समझो, तो 2 तो मैंने यहाँ लिखा प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स, तो 2 प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स तो यहाँ रहने दिया, ठीक है, यहाँ स्क्वायर कर रखा है ना, सॉरी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस 6 मैंने यहाँ लिखा, यहाँ बनेगा माइनस प्लस करके, तो इसको ऐसे लिख देते, प्लस माइनस इधर आ गया ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है, 5 रूट एक्स। अब मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो पहले तो 2 रूट आ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक जैसा बनाया हमने, ओके। स्क्वायरिंग करेंगे तो 4x स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा 12, 24x यहाँ से आया, प्लस का 36 आया, प्लस का 25 हमने यहाँ से लिखा और x यहाँ से लिखा, ये आ गया। यहाँ तक की बात मुझे समझ में आएगी। ओहो कितनी गलतियां हो रही हैं इस वीडियो में से। यहाँ प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, और यहाँ पर भी प्लस 1 है। ठीक है ना, अब समझे बात को। 4x स्क्वायर तो हमारे पास में यहाँ प्लस 1 था, प्लस 1 सही है ना, तो 4x स्क्वायर तो यहाँ आया, इसको उधर लेके आए तो माइनस का x आ गया और प्लस का 1 बराबर 0 आया, मतलब ये आया मेरे पास अल्टीमेटली रिजल्ट, है ना। ओके ठीक है ना। इस इक्वेशन के रूट क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आया, मतलब मैंने इसको माना c और d मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मेरा जो Sn रहा, इस इक्वेशन के लिए जो मैं Sn लिख रहा हूं वो कितना है, c पावर n और d पावर n, और इसके लिए तो आपने सीखा ही था हमने रिजल्ट,
तो कितना आ जाएगा 4 इंटू, अब देखो मैं डायरेक्ट न्यूटन इक्वेशन को यूज में ले रहा हूँ ना, मैंने अगर सब कुछ सही लिखा हुआ दिख भी सही रहा है ना। तो इसमें क्या है 2021 2020 2019 ले रखा है, तो मैं 2021 से स्टार्ट करता हूँ। s इंटू 2021 माइनस ऑफ 1 इंटू s इंटू s ऑफ 2020 प्लस साइन 1 इंटू s ऑफ 2019 बराबर में कितना है 0 आया। ये आ गया। इस वाले पार्ट को इधर भेज देते हैं और इसको फिर नीचे डिवाइड लगा देते हैं, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। समझ गए बात को, मतलब मैं इसको लिख ही देता हूं पूरा। s 2021 प्लस साइन s ऑफ 2019 अपॉन में कितना आ जाए s ऑफ 2020 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा। ओके बच्चों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए ना फर्स्ट में, मतलब ये 8th प्रॉब्लम था अपना। 8th का आंसर कितना आ रहा है 21 आ रहा है। अरे यार फ्लो ही खराब हो गया ना इस वीडियो का, तो हर बार ही गलती कर रहे हैं ना। चलो बच्चों कोई नहीं, समझाते हैं आपको। मैंने क्या लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक बात थी। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर को x लिखा, अल्फा प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स यहाँ से आ जाएगा, रूट एक्स यहाँ पुट कराएंगे तो ठीक है, तो यहाँ 2 रूट एक्स बन जाएगा, 5 रूट एक्स यहाँ से प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद में हाँ सब कुछ तो गड़बड़ चल रहा था ना मामला, यहाँ से बात को पलटना था। चलो मैं यहाँ से फटाफट सॉल्व करता हूँ ना, इतने में तो सॉल्व ही हो जाएगा ना। मिस्टेक सब बहुत ही बढ़िया बच्चों ना। क्लास में होते तो क्या आप लोग बोल देते मेरे को सर यहाँ गलती हो गई है ना, तो मैं उसको सुधार देता। यहाँ तो क्या है कि फाइनल आंसर पहुंचने के बाद ही मुझे मालूम चलता है कि कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। स्क्वायरिंग किया है मैंने ना, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 21x प्लस का 1 बराबर 0 आ गया। इसके रूट हमारे पास में कितने आ जाएंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया, मान लो इसको c माना इसको d माना, एस एन हमारे पास c पावर n और d पावर n। इसके लिए रिजल्ट आपको पता है तो कितना आ जाएगा 4 इंटू एस ऑफ 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं माइनस 21 एस ऑफ 2020 प्लस 1 इंटू एस ऑफ 2019। हमेशा एक ही कम करते हुए लिखना है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी आप स्टार्ट करोगे तो इस बात का ध्यान रखना है ना। अब देखो इस वाले पार्ट को मैंने इधर भेज दिया, तो फाइनली अब ये कितना आ जाएगा 21 आएगा ना, इसका ये आंसर आ रहा है जो अभी हम चेक करके भी आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ना आपको यहाँ तक की बात। ना आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। सुनिए है ना 9th नंबर का प्रॉब्लम और देन 10th ना, दोनों सॉल्व करते हैं। 9th नंबर का प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन से है और एरिया को भी बता रहा है ना। क्या देखा है, एक कर्व पासिंग थ्रू 1,2 हैज इट स्लोप एट एनी पॉइंट x, y इक्वल टू दिस। स्लोप इसके बराबर आ रहा है dy अपॉन dx बराबर कितना लिखा 2 अपॉन y माइनस 2। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड कर्व ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो कर्व निकाल लेते हैं। बहुत आसान सा कर्व दे रखा है, y माइनस 2 तो हमारे पास यहाँ से आया dy 2 dx, इंटीग्रेट करेंगे तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा, y यहाँ से आ जाएगा, दिस इज 2x प्लस का c आ जाएगा। ओहो गलतियों की भरमार हो रही है आज तो। चलो तो मैं हिंट देके छोड़ूंगा बच्चों ना, इस वाली वीडियो में थोड़ा फ्लो कैसा है। तो बाई इसका इंटीग्रेट किया तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यहाँ से आया, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा हमारे पास में 2x यहाँ से आ जाएगा प्लस का c यहाँ से आ गया। ठीक बात है, एक काम करते हैं, x का वैल्यू कितना है 1,2 दे रखा है, तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, तो 1,2 पर वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू 2 तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 प्लस c बराबर 0 आया, तो c बराबर कितना आ गया माइनस का 2 आया। ठीक है, तो मैं सवाल को यही लिखता हूँ, y माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर बराबर में कितना लिखा 2x प्लस c का वैल्यू माइनस 2 लिखा, अपॉन में 2 यहाँ लिखा हुआ है y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 2 यहाँ से कॉमन ले लिया 4 ऑफ x माइनस 1, मतलब एक सिंपल सा पैराबोला बन गया हमारे पास। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब समझो लाइन हमारे पास क्या दे रखा है 2x माइनस वाई माइनस 4। चलो तो मैं अब समझाता हूँ। अच्छा इसमें आपको बहुत बढ़िया बात समझाते हैं, आप कंसेप्ट समझो ना कि
पैराबोला है y माइनस 4 का होल स्क्वायर, अरे यार x माइनस 1। ठीक है, ये पैराबोला हो गया। लाइन क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। अच्छा, ये लाइन दे रखा है। अब देखो, इसका एरिया निकालना है, तो आपने क्या किया, इस पैराबोला तो शिफ्टेड पैराबोला है, 1,2 पर शिफ्ट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन आई, y इज इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसको ओरिजिन मानते हुए आप क्या कराओगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला ड्रॉ कर देंगे। ये पैराबोला ड्रॉ हुआ। ठीक है, अब लाइन को समझते हैं कि x बराबर 0 रखा तो y का वैल्यू -4 आ रहा है, 0, -4 आया। y बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आ रहा है। अच्छा, ये पैराबोला पे यहाँ कहाँ कट कर रहा है, पहले पॉइंट समझ लेते हैं। ये पॉइंट आ रहा है कि x एक्सिस पर अगर हम बात करें तो x एक्सिस पर y बराबर 0 रखो, y बराबर जब 0 रखेंगे तो √2 आ जाएगा, सॉरी 4 यहाँ से आया, y बराबर 0 रखा तो 4 आएगा, 4 y बराबर 0 रखना है तो 4 यहाँ से आया, 4 इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ से आया, 4 से 1 आ जाए, x का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब लाइन यहाँ से कहीं पास कर रहा है, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करके मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही लेंगे। अब आपको क्या चाहिए, बाउंडेड एरिया चाहिए, मतलब आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो अब देखो ये बाउंडेड रीजन है। अब बाउंडेड रीजन में क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग मत जाइए, आप वाई एक्सिस के अलोंग जाओ, क्योंकि कैसे, आपने क्या किया, मान लो कि हमारे पास ये वाला पॉइंट हमने निकाल लिया और ये वाला पॉइंट हमें मालूम है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लोगे ना सॉल्व करके। मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए बीटा आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो इससे बाउंडेड एरिया, अब इससे बाउंडेड एरिया, मतलब मैं कलर चेंज करते हुए समझाता हूं, इससे बाउंडेड एरिया ये आया, इससे बाउंडेड एरिया ये आया। अब मुझे एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स राइट माइनस ऑफ एक्स लेफ्ट डी वाई। ठीक है, डी वाई लिख रहे हैं तो लिमिट वाई के हिसाब से चलेंगे, वाई बराबर 0 से लेकर के वाई बराबर बीटा तक जाएंगे। एक्स राइट जब आप लिखोगे तो ये तो आप लाइन से लिखोगे, और एक्स लेफ्ट जब आप लिखोगे तो पैराबोला से लिखेंगे। ठीक है, और यहां से आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप ये सॉल्व कर लेना ना। अब मैं ये आंसर सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था ना, कुछ करेक्शन आ गए। आई होप इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद कुछ नहीं बचता ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, 10th। अरे 10th नंबर के प्रॉब्लम में आप समझो बात को। 10th नंबर में क्या हो रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है और बहुत आसान प्रॉब्लम है। सॉरी, थोड़ा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। अब समझो, जैसे 10th नंबर की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, BCD यहाँ पे दे रखा है ना। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप कुछ बातें सीखो आप लोग। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट सिखाता हूँ। चलो सवाल समझो, BCD का वैल्यू कितना है, 48 दे रखा है, आपको इसका वैल्यू कितना है, ऐसे कुछ 0 आ रहा है, K इज इक्वल टू, तो K किसके इक्वल आएगा ये पूछा हुआ है। ठीक है, इस सवाल में देखो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे दे रखा है, 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर यहाँ 4 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ 4 वेक्टर क्रॉस, ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अब इसको लिखने के पीछे कुछ लॉजिक्स रहते हैं ना, कुछ बातें पहले आप सीखो। पहले आप सीखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, A क्रॉस ऑफ B क्रॉस C। इसको अच्छे से समझो, इसका क्या फॉर्मूला आता है। देखो पहले हम क्या करते हैं, इसमें दूर वाले वेक्टर्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो दूर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, A डॉट C। दूर वाले वेक्टर्स का तो डॉट लेंगे, और जो बच गया है वेक्टर उसको हम रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस साइन, फिर पास वाले वेक्टर का डॉट लेते हैं, A डॉट B, और इनटू में कितना आ जाएगा, C वेक्टर आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, A क्रॉस ऑफ B क्रॉस C। ठीक है, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो दूर है, पहले दूर वालों का डॉट लिया, रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन, फिर पास वालों का डॉट लिया और रिमेनिंग वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो पहला काम तो हमारे पास ये रहा। उसके बाद दूसरी बात, इसमें कुछ बातें सीखना है। अच्छा, पहले तो फॉर्मूला सीखने का तरीका, पहले दूर दूर फिर पास पास, दूर दूर पास पास को पैसे, पहले लोग जनरली दूर दूर होते हैं, फिर पास पास आते हैं,
आते हैं ना, फिर दूर दूर हो जाते हैं। ये नेचर है ना, मतलब लॉ ऑफ नेचर कह सकते हैं, प्रकृति का नियम ऐसा ही होता है ना। ठीक है, पहले दूर दूर पास पास, ठीक है, ऐसे आप याद रखें। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब इसमें एक और बात समझो कि ये जो वेक्टर आ रहा है कहाँ आ रहा है, बी और सी के प्लेन में आ रहा है, बी और सी के प्लेन में आ रहा है। पहली बात, मतलब आपने पहला पॉइंट नंबर 1 में फॉर्मूला याद रखने का तरीका सीखा, पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या सीखा, बी और सी के प्लेन में आ रहा है और बी माइनस सी करके, मतलब बी आया और फिर यहाँ माइनस सी आया है ना। तीसरा नंबर हमने क्या सीखा, पहले बी वेक्टर आ रहा है, फिर माइनस समथिंग, फिर सी वेक्टर आ रहा है। एक बात हमने ये सीखा। दूसरा पॉइंट और सीखते हैं, ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी। अगर मान लो पहले ब्रैकेट है तो क्या करोगे आप, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, दूर ब्रैकेट के हिसाब से ए और सी दूर है, तो ए डॉट सी और रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो हमने क्या किया, ए डॉट सी लिया दूर वाले वेक्टर का और रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ठीक है, दूर वाले वेक्टर का डॉट लिया और बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। नाउ उसके बाद फिर पास वाले वेक्टर्स का डॉट लेंगे, कितना आ जाएगा, बी डॉट सी और फिर इनटू में रिमेनिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू ए। ये आ गया हमारे पास। नाउ अब आप पॉइंट को समझो, ये आया। अच्छा तो पहली बात तो ए और बी के प्लेन में आएगा, तो जो ब्रैकेट है उसके प्लेन में आता है। ठीक है, अब ए और बी पहले लिखा हुआ था ना, तो यहाँ बी माइनस ए के फॉर्म में आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना था। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बात समझ में आई। अब समझते हैं हम ए क्रॉस बी, 4 का समझते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ऑफ सी क्रॉस डी। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, अब इसको मुझे फॉर्मूला लिखना है, तो इसको मैं कैसे ओपन करूँ ना, इसको अप्लाई करना है तो दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए समझो आप, मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको वेक्टर पी मान लिया। अगर वेक्टर पी मान लिया तो दूर वाले वेक्टर का डॉट लेते हैं, दूर वाले वेक्टर का, इस वेक्टर का दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट लिया तो ये कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट डी। तो ये तो ए बी और डी आ गया, बचे हुए वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन, फिर इसका पास वाले वेक्टर के साथ डॉट लिया तो ये ए बी सी आया और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं इधर से अगर इधर मल्टीप्लाई कराऊं तो इसको दूर वाले वेक्टर से डायरेक्ट ही याद रखा करो ना, मतलब डायरेक्ट ही अप्लाई करना सीख लो ना, पी वगैरह मानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट लिया तो ए सी डी इंटू में बी वेक्टर। ठीक है, दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट लिया तो ए सी डी इंटू में बी वेक्टर, फिर माइनस साइन ऑफ, फिर आप पास वाले वेक्टर के साथ डॉट लोगे बी सी डी इंटू में कितना आ जाएगा, ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर मुझे इसको अगर लिखना है तो इसको एक्चुअली दो तरीके से लिख सकता हूं। दो तरीके से कैसे, या तो सी और डी के प्लेन में लिख सकते हैं या फिर हम इसे ए और बी के प्लेन में लिख सकते हैं। ये तो थी यहां तक इसको समझाने वाली बात। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो इसको हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, अब अपने सवाल पे फोकस करते हैं। अब देखो सवाल में हमें बीसीडी का वैल्यू 48 दे रखा है। पहला हमारे पास क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस ऑफ सी क्रॉस डी, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, ए क्रॉस सी क्रॉस ऑफ डी क्रॉस बी, ये दे रखा है। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, ए क्रॉस ऑफ डी क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने ऐसे अलग अलग लिखे। अब देखो देखना है कि इसको मान लो मैं सी और डी के प्लेन में अगर ओपन करता हूं ना, सी और डी के प्लेन में, तो इसको दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट लिया ए सी डी, इनटू में क्या किया, रिमेनिंग वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस पास वाले वेक्टर के साथ में डॉट लिया बी सी डी और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। वेक्टर ये आ गया ना। अब क्या करना चाहिए मुझे, अब ये देखना है कि बी और ए के ए बी डी क्या, सॉरी दूर वाले वेक्टर के साथ में डॉट ले रहे थे, कर क्या रहे हैं, वेक्टर सी यहां आएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी एक सेकेंड,
इसका दूर वाले के साथ में डॉट लिया तो क्या लिखूंगा मैं इसे ए बी डी वेक्टर, इनटू में लिखा सी, सी और डी के प्लेन में ओपन कर रहे हैं ना। फिर पास वाले के साथ डॉट लिया तो ए बी सी ये लिखा, फिर इनटू में लिखा डी वेक्टर, मतलब इसको सी और डी के प्लेन में ओपन कर दिया। ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में आई है ना। अब सवाल ये आता है कि अब इसको मुझे ओपन करना है तो सी और डी के प्लेन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ बी और डी आ रहा है, यहाँ सी और ए आ रहा है। ठीक है, और यहाँ सी और डी। एक काम करते हैं तो इधर से ए के फॉर्मेट में जाते हैं, इधर से भी ए के, इधर से जाते हैं ए और सी के प्लेन में, ए और सी के प्लेन में, क्योंकि मुझे ए और सी पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा ए और सी के प्लेन में खोला, लेकिन मुझे लास्ट में ए चाहिए वेक्टर, है ना। ठीक है, तो अब ए और सी के प्लेन में जाते हैं तो इस वाले वेक्टर का दूर के साथ डॉट लिया तो क्या लिखूंगा मैं इसे ए डी बी। अगर इसे प्रॉपर तरीके से नहीं खोलोगे ना तो आंसर गलत होने के चांसेस हो जाएंगे ना, मतलब सही से वो बैठ नहीं पाएगा। ऐसे लिखा हमने। अब हमने क्या किया, सी वेक्टर कर दिया। अब पास वाले के साथ में इसका डॉट लिया तो पास वाले के साथ डॉट लेंगे तो सी डी बी वेक्टर ये आ जाएगा, सी डी बी वेक्टर, और इनटू में कितना आ जाएगा, ए वेक्टर आया। ठीक है, ओके। अब देखो ये वाला वेक्टर तो कैंसिल ही होगा ना, तो जीरो हो जाएगा, तो बी, यहाँ बी क्रॉस डी लिखा हुआ, ए डॉट बी क्रॉस डी, और यहाँ कितना है, डी क्रॉस बी आ रहा है, मतलब ये दोनों तो कट गए जब ऐड कराऊंगा तो ना। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ए और डी के प्लेन में ओपन करते हैं, मुझे वेक्टर ए चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, यहां से अगर जाते हैं तो ए बी और सी वेक्टर, दूर वाले के साथ डॉट लिया, और डी वेक्टर माइनस ऑफ साइन, फिर पास वाले के साथ डॉट लेते तो डी बी सी ये आ गया, और इनटू में कितना आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी वेक्टर और ए बी सी डी वेक्टर तो यही कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ आई। अब क्या करना है मुझे, अब समझे, तीनों को ऐसे और ऐड करने पर कट जाएगा ना, तीनों को जब ऐड करेंगे तो इसे कटते जाएगा ना, ऐड तो करना ही था। अब क्या हुआ, यहां समझे, यहां कितना लिखा हुआ है, डी डॉट बी सी है ना, यहां पर कितना आ रहा है, सी डी बी आ रहा है, और हमको क्या देखा, बी सी डी है ना। एक काम करते हैं, पहले वाला तो देखो हमारा डायरेक्ट सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी क्रॉस डी डॉट बी, तो मतलब ये तो क्या लिखा हुआ, माइनस ऑफ बी सी डी इनटू में ए वेक्टर, तो ये आया। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। नाउ अब इस वाले पॉइंट को समझे, तो डी बी सी हमने लिखा है इनटू ए वेक्टर है ना। अब मुझे बी और सी में चाहिए ना, चाहिए ना बी सी डी, तो एक काम करते हैं, बी पहले चाहिए मुझे ना, तो माइनस साइन तो मैंने यहां लिखा। अच्छा, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, डी डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे लिख सकता हूं बी क्रॉस सी, डॉट को इधर लिख दो, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखे, बात एक ही है। मतलब ये तो यहां से कितना लिख सकते हैं, बी सी डी वेक्टर्स ये आ गया हमारे पास, और इनटू में ए वेक्टर यहां से आया। ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी सी डी इनटू ए वेक्टर। बी सी डी कितना 48 है, तो ये कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, माइनस का 96 ए वेक्टर आया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 96 ए वेक्टर आ गया, और प्लस का k टाइम्स ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ, और इन दोनों का सम नल वेक्टर आ रहा है, तो मतलब k का वैल्यू कितना होना चाहिए, प्लस का 96 होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ k कितना आ जाएगा, 96 आएगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से समझ में आया होगा ना। क्या आंसर दिया है टेंथ का आंसर 96 सही है। एक 7th और रह रहा था हमसे ना शायद, 7th का आंसर सी, आंसर की थोड़ा गड़बड़ कर रखा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और सॉल्व करते हैं ना। अच्छा, इसका मैं पीडीएफ फिर से अपलोड कर दूंगा ना, अपडेट करते हुए ना, कुछ करेक्शंस हैं तो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप गलतियां ना करें ना। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 7 को ना मैं आपको समझा देता हूँ ना, बच्चों, इसको सॉल्व नहीं करेंगे पूरा कंप्लीटली, इसका रफ डायग्राम को पूरा समझाते हैं अच्छे ढंग से ना।
क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्या दे रखा है हमारे पास में कि टू पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन है, ठीक है, टू पैरेलल प्लेन्स, ये है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और दूसरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 अपॉन ए थर्ड प्लेन दैट इंटरसेक्ट देम इज गिवन बाय, तीसरा प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है रिजल्टिंग इन टू पैरेलल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सही बात है ना, मान लो कि कोई तीसरा प्लेन ऐसे जाके कट कर रहा है, मान लेते हैं कुछ ऐसे गया और यहां पर भी कुछ ऐसे कट करेगा, तो मान लेते हैं कुछ ऐसे कट किया, मतलब कुछ ऐसे मान लेते हैं ना, ये पैरेलल लाइंस आ गई ना। प्लेन को तिरछा तिरछा ऐसे बदलते जाएंगे तो क्या पैरेलल लाइंस बदलती जाएंगी और डिस्टेंस अलग अलग होता चला जाएगा ना। इफ द डिस्टेंस d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द दिस टू पैरेलल प्लेन्स, इन दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, इफ डिस्टेंस d बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस, हाँ इन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस d है, मतलब अगर लाइंसों को मैं अगर अलग से देखूं, मतलब ग्रीन में ही बना देते हैं, ये लाइन आ रहा है, एक लाइन L1 और ये लाइन L2, ये लाइन अगर L1 है और ये अगर L2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। तो डिस्टेंस d बराबर कितना दे रखा है, अंडर रूट ऑफ a अपॉन b दे रखा है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। मतलब आपको कहने वाली बात क्या है, दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो लाइन है, तो ये जो लाइन है इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में आ रहा है, ग्रीन वाला प्लेन और एक येलो वाला प्लेन, तो इस लाइन के मैं dr निकाल सकता हूँ बहुत ही आसानी से। कैसे, आप ऐसे समझो, मान लो कि एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, इसके नॉर्मल के dr, इसके नॉर्मल के dr n1 n2 अगर आपने मान लिए, तो भाई इसके लाइन के dr कितने आ जाएंगे, n1 क्रॉस n2 आएगा, ठीक है। इस लाइन के dr n1 क्रॉस n2 करके मतलब हमारे पास लाइन के dr आ गए। सिमिलरली मैं इस लाइन के dr भी लिख सकता हूँ, यहां तक आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए भाई, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस चाहिए, तो लाइन पे एक पॉइंट a मान लेते हैं, एक पॉइंट मैं यहां से कहीं b मान लेता हूं, मान लो ये पॉइंट b, a और b ऊपर नीचे लेते हैं, यहाँ a ले लेते हैं, यहाँ b ले लेते हैं, b यहां कहीं लेते हैं और a यहां कहीं ले लेते हैं, ठीक है। अब समझो बात को, हमें क्या करना है, अच्छा इस प्लेन पे एक पॉइंट निकालना है, तो आपको आपने सीखा होगा ना, देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि ये दो प्लेन दे रखे हैं, तो अगर आपको दो प्लेन दे रखे होते हैं, आपसे वहां से जो लाइन है वो दो प्लेन से मिलकर बन रहा है, तो लाइन का आपको सिमेट्रिक फॉर्म लिखना है, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ये आप हेडिंग जानते होंगे ना, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ये सब बच्चों ने पढ़ा होगा ना। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, पहले हम लाइन के dr निकालते हैं, ठीक। अब लाइन पे हम कोई भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, तो लाइन पे एक पॉइंट जब लेते हैं तो उसमें हम जनरली z का कोऑर्डिनेट 0 ले लेते हैं, तो z का कोऑर्डिनेट आपने 0 ले लिया, z का कोऑर्डिनेट जब 0 ले लिया, तो मान लो ये प्लस है x प्लस, ये प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, दूसरा वाला प्लेन है हमारे पास 2x माइनस 5y प्लस जेड बराबर -5। इस जेड बराबर जब 0 पुट कराओगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास मान लो ये L1 है, तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली मैं ऐसे इस पे निकालूंगा तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको दो लाइन आपको परफेक्टली मालूम चल गई, दो लाइन मालूम चल गई। अब दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो तरीका समझो। तो अब देखो आपने क्या किया, ये पॉइंट बी यहां लेते हैं ना, ये है पॉइंट बी ना, ये पॉइंट बी, ठीक है। आपको तो ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस डी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं ए बी वेक्टर निकाल सकता हूँ, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं ए बी वेक्टर, ठीक है। इस लाइन के अलोंग मुझे वेक्टर पता है, डी आर पता है, मतलब वेक्टर पता है, तो मतलब ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, ए वेक्टर पता ही है, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये लेंथ आ गया ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड। अब डी बराबर अगर मुझे लिखना है, अब समझो बात को ध्यान से, डी बराबर कितना है, ए बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा, ऐसे कुछ लिखा। अब मान लो कि मुझे ये वेक्टर पता है और मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ये वेक्टर बी है, इसके डी आर, तो बी के मैग्नीट्यूड से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है, तो डिस्टेंस जो डी आएगा मेरे पास में ये कितना आएगा, ए बी क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। मतलब आपको अल्टीमेटली करना क्या है, देखो ये हम क्या याद भी रखते हैं ना, नॉर्मली बच्चों को मैं याद रखवाता हूँ कि इसे आप याद रखिए ना। ये तो क्या है कि आपको वीडियो में एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, टू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, तो क्या करते हैं, दोनों लाइनों में पॉइंट ले लिया हमने ए और बी, ए बी वेक्टर निकाला, ए बी वेक्टर का हमने किसी भी लाइन के अलोंग वेक्टर से क्रॉस ले लिया। ठीक है, तो किसी भी लाइन के, तो उस लाइन के ले लो या इस लाइन के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ए बी क्रॉस और फिर कितना आएगा, ए बी क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में कितना आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा अपना फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप सॉल्व करना। इसके आंसर्स अभी इसमें सही से नहीं दे रखा है, पर मैं आपको इसका सही पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम ढंग से समझ आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।